हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक यार, वेलकम वंस अगेन। अब जो बेटा हमारा जो ये फोर्थ वीडियो है विब्रियो कोलेरा का, ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम अग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम फेस टाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में और इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अग्लूटिनेशन टेस्ट। बेटा अग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी कॉलोनी। Colonies are picked up with a straight wire and tested with weak cholera 01 anti-serum. If positive, the test is repeated with monospecific Ogawa and Inaba sera for serotyping. समझना इस बात को। आपने कल्चर मीडिया पे ग्रोथ करा लिया है ना, अब आपको टेस्ट लगाना है तो आप सैंपल से टेस्ट नहीं लगाओगे। सैंपल तो हमने स्टूल सैंपल लिया था, हमने कल्चर कराकर उसको ग्रोथ करवा के हमने बैक्टीरिया को तो आइसोलेट कर लिया है ना। अब हमको सैंपल की आवश्यकता नहीं है, उस सैंपल से हम अग्लूटिनेशन टेस्ट नहीं लगाएंगे, ना ही हम सीरम से लगाएंगे। हम अग्लूटिनेशन टेस्ट लगाएंगे कॉलोनी से। जो कॉलोनी ग्रोथ हुई है उस कॉलोनी को हम पिक करेंगे एक स्ट्रेट वायर से, लूप से, और फिर क्या करेंगे, स्लाइड में रखेंगे। स्लाइड में रखने के बाद कॉलोनी रखेंगे। कॉलोनी रखने के बाद वहाँ पे कॉलोनी लगाने के बाद हम सीरम एंटी सीरा लेंगे। एंटी सीरा में कौन सा लेंगे हम, टेस्टेड विथ वीक कोलेरा 01 एंटी सीरम। जो वीक कोलेरा 01 एंटी सीरम होता है उससे हम लगाएंगे इसका टेस्ट। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो इस टेस्ट को हमको रिपीट करना है एक मोनोस्पेसिफिक ओगावा एंड इनावा सीरा जो रहता है, इससे हमको इसको रिपीट करना है देखने के लिए, इसको कंफर्मेशन के लिए हमारे इन सीरम से भी, इन एंटी सीरम से भी हमको इसको लगाना है सीरोटाइपिंग करने के लिए। द टेस्ट शुड बी रिपीटेड विथ एटलीस्ट फाइव कॉलोनीज एज वी कोलेरा 01 एंड नॉन 01 कोलेरा में को एग्जिस्ट इन द सेम स्पेसिमेन। क्योंकि जो इसमें क्या होता है बेटा, इस पे जो वी कोलेरा 01 और नॉन 01 जो वी कोलेरा है, इसमें ये साथ में रहते हैं और साथ में एग्जिस्ट करने के कारण, साथ में रहने के कारण हम इसके कम से कम 5 कॉलोनी उठाते हैं और 5 कॉलोनी से हम इसका टेस्ट लगाते हैं ताकि इनमें 01 में और नॉन 01 में हम क्या कर पाए, डिफरेंशिएशन कर पाए। इतना दिमाग मत लगाओ, इसको बस थोड़ा सा समझ लो लिखने के लायक, ठीक है। एकदम से समझ में नहीं आएगा, जब प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तब समझ में आएगा। ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट है। पॉजिटिव कैसा रहेगा, स्कैटरिंग हो जाएगा, फैल जाएगा, फट जाएगा वो। और अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में वैसी का वैसी सैंपल है ना, कोई भी स्कैटरिंग नहीं हुई है, पर पॉजिटिव में पूरा छितर गया है, फट गया है। इस तरीके से वो टेस्ट में नजर आता है। फेस टाइपिंग एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट। फेस टाइपिंग में क्या होता है, इट इज़ हेल्पफुल इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ कोलेरा। इट इज़ ऑफ लिटिल यूज इन डायग्नोसिस। ये काय के लिए हेल्पफुल है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, कोलेरा की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए ये यूजफुल है, ये है ना। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी मतलब एपिडेमिकली, यानी कि उस किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, ये कोलेरा तो फैला हुआ तो नहीं है। ऐसी स्टडी करने के लिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए हम फेस टाइपिंग करते हैं। ये अभी चलन में नहीं है, लिटिल यूज में है डायग्नोसिस के लिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट मैं बता चुका हूँ, जिसमें हम अग्लूटिनेशन टेस्ट को मैं मेंशन कर चुका हूँ, जो कि देयर आर लिटिल यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कोलेरा। तो इट में हेल्प इन असेसिंग द इंसिडेंस ऑफ कोलेरा इन एन एरिया, जो कि ये क्या है कि लिटिल यूज में है, पर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए हम कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट लगा देते हैं। द टेस्ट यूज्ड आर अग्लूटिनेशन टेस्ट, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट लगाते हैं, विब्रियोसाइडल टेस्ट लगाते हैं एंड एंटीटॉक्सिन एस्से सीरम लगाते हैं। इतने सारे टेस्ट हम करते हैं। अब देखते हैं इसकी हम पैथोजेनेसिस, जो कि मैंने अभी तक आपको रोक के रखा था, बता नहीं रहा था इसकी पैथोजेनेसिस कि विब्रियो से बीमारी क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं, कई लोग, बच्चे तो नहीं बोलूँगा मैं, कई लोग क्या करते हैं कि उसका सिर्फ डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं, पैथोजेनेसिस छोड़ देते हैं, या तो कॉलोनी, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहते, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। पर पेपर में क्या आ जाता है ना, डिसीज़ के नाम से आ जाता है कि कोलेरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप इसका लैब डायग्नोसिस और पूरा क्लासिफिकेशन लिख दीजिए। या कोलेरा ना लिखकर आपको उस पर्टिकुलर डिसीज़ कहा जाएगा। जैसे कि कोलेरा क्या होता है, एक डायरियल डिसीज़ है, यानी दस्त लग जाना, डायरिया हो जाना। क्या है कोलेरा, डायरिया है।
जो कि विब्रियो कोलेरा के कारण भी होता है, और भी ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, पर कोलेरा के कारण डायरिया भी होता है। ठीक है, अब डायरियल कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया और आपको स्पेसिफाई करना है, 2-3 ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विब्रियो कोलेरा जो है, कोलेरा एक्चुअली में क्या है, डायरिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये रोक के रखा था अभी तक। विब्रियो कोलेरा बोथ 01 and 0139 कॉजेज एन एक्यूट डायरियल डिसीज नोन एज कोलेरा, जो कि एक एक्यूट डायरियल डिसीज, एक्यूट का मतलब बहुत खतरनाक नहीं होता है, एक्यूट का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, ना कम समय में होने वाली डिसीज, यानी कम समय में होकर जल्दी ठीक होने वाली डिसीज एक्यूट में आती है, और क्रॉनिक डिसीज यानी लंबे सालों तक चली आ रही है, ऐसे डिसीज को क्रॉनिक में करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक एक्यूट डायरियल डिसीज कॉज करता है, जिसको हम कोलेरा बोलते हैं, विब्रियो, एंड इट ऑकर्स ओनली इन मैन। अच्छा, ये बात एक नोट करना, ये सिर्फ पुरुषों में होता है। ठीक है, पुरुषों में ही ये अधिकतर कॉज करता है विब्रियो कोलेरा। द ह्यूमन इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड्स एंड ड्रिंक्स। जो ह्यूमन में इसका इंजेक्शन होता है वो कंटेमिनेटेड वाटर या ड्रिंक से आता है, यानी साफ सफाई से नहीं रखोगे, कहीं का भी पानी पी लिया, कहीं का भी खा लिया, बिना हाथ धोए यूज़ कर लिया, और ये आपको हो जाएगा। फिर द इंजेस्टेड ऑर्गेनिज्म पास थ्रू द एसिडिक बैरियर ऑफ द स्टमक। जो अगर जो ऑर्गेनिज्म अंदर गया है, वो जो एसिडिक बैरियर है स्टमक में से होकर गुजरेगा, वो स्टमक का जो HCl उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, एंड मल्टीप्लाई इन द एल्कलाइन मीडियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एल्कलाइन मीडियम है, एसिडिक मीडियम से निकल के अल्कलाइन मीडियम में वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। द विब्रियोज डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द गट एंड देयर इज नो बैक्टीरियमिया। विब्रियोज पेनिट्रेट नहीं होते गट में, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते हैं ये, और क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते इसलिए बैक्टीरियमिया यानी ब्लड इन्फेक्शन नहीं करते हैं ये। विब्रियोज बिकम एडहेरेंट टू द एपिथेलियम बाय स्पेशल फिम्ब्रिया सच एज द टॉक्सिन को रेगुलेटेड पाइलस। TCP नाम का इसका एक ऐसा टॉक्सिन फिम्ब्रिया होता है जिससे ये जो एपिथेलियल वॉल रहती है उससे ये चिपके हुए रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था रेक्टल स्वैब लिया जाता है, रेक्टस से उसको अंदर पोंछ के निकाला जाता है ताकि उसमें विब्रियो आ जाए, अगर स्टूल सैंपल नहीं निकाल रहा है उस समय। तो वन एपिथेलियल सेल अटैचमेंट ऑकर्स, विब्रियो कोलेरा प्रोड्यूस एंटेरोटॉक्सिन एंड द डिसीज। और एपिथेलियल सेल से ये जुड़ कर क्या करता है, एंटेरोटॉक्सिन इसके रिलीज करता है और डिसीज कॉज करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन हैज बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। Enterotoxin and TCP are regulated by the TOX-R gene product, TOX-R protein। इन सारी चीज़ों से ये क्या होता है, रेगुलेट होता है, उसको इतना समझो मत। द मैसिव लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट्स बाय एक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन्स लीड्स टू। अब होता क्या है एक्चुअली पैथोजेनेसिस में, इसने डायरिया तो कर दिया है, पर डायरिया से होता क्या है, मैसिव लॉस होता है वाटर का, आपको पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने से क्या होता है, लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे कि सोडियम एंड बाइकार्बोनेट जैसे असेंशियल आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, लॉस हो जाता है बाय एक्शन ऑफ एंटेरोटॉक्सिन। विब्रियो के एंटेरोटॉक्सिन्स के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये क्या करता है, लीड्स टू डिहाइड्रेशन कॉजिंग हीमोकंसंट्रेशन, एनोरिया एंड पायोवोलेमिक शॉक। और पायोवोलेमिक शॉक, हीमोकंसंट्रेशन और डायरिया जैसी ये क्या करता है, आपको साइडर एडवर्स इफेक्ट देता है ना। हीमोकंसंट्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, डायरिया पानी की कमी हो जाती है, हीमोकंसंट्रेशन यानी फ्लूइड लॉस होएगा तो आपका हीमोग्लोबिन का तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही, है ना। इस तरीके की और शॉक जैसी चीज़ें होती हैं। बेस डेफिसिट एसिडोसिस, मसल क्रैम्प ड्यू टू हाइपोकैलेमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी होने के कारण और पोटेशियम की कमी होने के कारण, पोटेशियम की कमी होने के कारण, हाइपोकैलेमिया होने के कारण क्या होता है, ये इसमें मसल में क्रैम्प्स यानी मसलों में अकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, इस तरीके की चीज़ें विब्रियो से के कारण होती है। तो हमने क्या क्या समझा बेटा, हमने अग्लूटिनेशन टेस्ट समझा, इसका फेस टाइपिंग, सीरोलॉजिकल टेस्ट को देखा, और इसकी पैथोजेनेसिस इस वीडियो में हमने डिस्कस करी। तो इस तरीके से जो हमारा विब्रियो की जो सीरीज़ है यहाँ पे कंप्लीट होती है इन 4 वीडियोज़ में। तो आपको सारे वीडियोज़ को देखना है और समझना है। कुछ नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए कि सर हमको ये पर्टिकुलर
लाइन समझ नहीं आई या पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आया, पूरा का पूरा चैप्टर बोलोगे सर हमको पूरा वीडियो ही नहीं समझ में आया, तो मैं आपके लिए फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसको मैं पूरा हिंदी इंग्लिश का हिंदी में इतना अच्छा ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और विद नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो इससे अच्छा शायद आपको कहीं और मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नहीं मिला था मेरे समय में, आपको मिल रहा है तो इसकी अहमियत समझिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।